नमस्कार दोस्तों, आप सभी ने आजकल भारत चीन विवाद के बारे में सुना होगा। यह विवाद मुख्य रूप से लद्दाख हिमालयी रीजन में हो रहा है। मैं दोस्तों आज के वीडियो में आपको बताना चाह रहा हूं कि यह विवाद इसी एरिया में क्यों हो रहा है, विश्व चाइना के बारे में क्या सोचता था, उसकी प्राचीन भविष्यवाणियाँ चाइना के बारे में क्या थी, क्यों भारत और पाकिस्तान इतने पास होने के बावजूद भी सांस्कृतिक भाषाई रूप से भिन्न हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं बताऊंगा कि विश्व चाइना के बारे में क्या सोचता था। मैं सबसे पहले आपको यहाँ पे नेपोलियन बोनापार्ट का स्टेटमेंट सुनाता हूँ जो 1776 में उसने चाइना के बारे में दिया था। उसका कहना था कि सुदूर पूर्व में एक शेर सोया हुआ है, विशालकाय शेर सोया हुआ है, जिसे सोए रहने दिया जाए। जिस दिन उसे अपनी ताकत का एहसास होगा वो सारे विश्व को रौंद देगा। नेपोलियन बोनापार्ट इतिहास का बहुत ही लगनशील विद्यार्थी था। उसका मानना था कोई भी देश तभी इकट्ठा रह सकता है जब उसके नागरिकों में भय और लालच, फियर एंड इंटरेस्ट हो, और वो ये दोनों चीज़ें चाइना में देखता था। नंबर 2 दोस्तों, भारत और चाइना भाषाई रूप से, सांस्कृतिक रूप से इतने भिन्न क्यों हैं और यहाँ के नागरिक एक भिन्न तरीके से क्यों सोचते हैं। आपने देखा होगा उत्तर भारतीय संस्कृति यूनान से लेकर नॉर्वे तक एक जैसी है। उत्तर भारतीय संस्कृति देवनागरी के कई वर्ड आपको इंग्लिश में मिल जाएंगे या अन्य भाषाओं में भी मिल जाएंगे, लेकिन आपको ये भाषा मंडारिन भाषा से बिल्कुल अलग मिलेगी। इसका मुख्य कारण ये है दोस्तों, भारत गोंडवाना लैंड का हिस्सा है और चाइना है अंगारा लैंड का, यानी कि यूरेशियन लैंड का हिस्सा है। इसमें जब इसके बीच में एक महान तैतीस सागर का जन्म हुआ जिसकी लहरें पश्चिम से लेकर पूरब की ओर चलती थी, अंगारा लैंड के नॉर्थ की ओर यूरेशियन प्लेट की ओर खिसकने के कारण महान तैतीस सागर जो है हिमालयन रेंज में बदला, जिसके जो आल्पस एटलस के रेंज में बदला। आज भी आपको इस तैतीस सागर के कुछ भाग दिखेंगे, जैसे मेडिटेरियन सी है, कैस्पियन सी है, ये सब तैतीस सागर के ही हिस्से थे। देखो दोस्तों, आज की डेट पर आप इमेजिन कर सकते हैं जो हमारी ब्रह्मपुत्र नदी है वो पश्चिम से लेकर पूरब की ओर बह रही है, और ब्रह्मपुत्र नदी को इसीलिए चलता फिरता ओशिन भी कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी सबसे ज़्यादा गाद लाने वाली नदी भी है, और इसी तरह से तैतीस सागर भी अपने साथ कई औषधि गाद लेके आया। तो यही एक रीजन है कि जिसके कारण यही एक गाद है, यही एक सेडिमेंट्री एलिमेंट्स है, यही एक औषधि सेल हैं जिसके कारण आज इस एरिया में कॉन्फ्लिक्ट जन्म ले रहा है। दोस्तों भारत इस एरिया में जो सेडिमेंट्री एलिमेंट आने के कारण इस एरिया में पेट्रोलियम पदार्थों की बहुलता है, और यह बहुलता अभी तक पाई नहीं गई है। लेकिन इनका मानना है दोनों देशों का कि इस एरिया में 100% कहीं ना कहीं आपको आने वाले टाइम पे प्राकृतिक गैसों की एक बहुत बड़ा भंडार आपको देखने को मिलेगा। भारत सरकार भी लेह से लेकर लद्दाख तक लगातार पिछले 30 से 40 वर्षों से इस एरिया में रिसर्च कर रही है, और आपको देखने को भी मिलेगा कि हिमाचल के ऊपरी भाग में कहीं कहीं पे अभी भी इसके लॉ के हिस्से देखने को मिलते हैं जहां ONGC वगैरह अभी रिसर्च कर रही हैं। दोस्तों यही एक रीज़न है कि इस एरिया में अधिक से अधिक दोनों देश अपना कब्जा जमाना चाह रहे हैं। अब तीसरी बात यह आई कि भारत और चाइना के लोग भाषाई सांस्कृतिक रूप से इतने अलग क्यों हैं। देखो दोस्तों, जब तैतीस सागर का जन्म हुआ इसके दक्षिणी हिस्से में रहने वाले लोगों में ज़्यादातर निग्रोइड हुए, और उत्तरी हिस्से में अंगारा लैंड जो यूरेशियन लैंड है उसमें पैदा हुए आपके मंगोलाइट पहले से ही एग्रेसिव रहे, और उन्होंने वो अतिक्रमण में और रहस्यमयी रहने में विश्वास करने लगे, जबकि निग्रोइड हमेशा ही सबमिसिव रहे हैं। उन्होंने बाहर से आने वाली संस्कृतियों को अपनाया है, जिसके कारण यहाँ जो नस्ल है मिक्स हो गई है, मिश्रित हो गई है, जिसमें एक रूपता नहीं रही। और लेकिन चाइना की जो मंगोलाइट संस्कृति है जिसमें 87% आज भी मंडेरियन है, हालांकि चाइना 57 क्लाइन में अभी भी विभक्त है, लेकिन फिर भी ये अपने आप को येलो रिवर जो चाइना की दूसरी सबसे बड़ी रिवर है उसके आसपास की संस्कृति को मानते हैं। इनमें एक रूपता है, एग्रेशन है, जाति श्रेष्ठता का बोध है। यही रीज़न है कि दोनों देशों की सोच में भिन्न है, क्योंकि ये दोनों देश नस्ली रूप से ही भिन्न हैं। इसी के साथ दोस्तों मैं आज का वीडियो समाप्त करने जा रहा हूँ। धन्यवाद।